अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। मैं हूं मलिक जहांगीर, एक बार और बैठक की एक और एपिसोड के साथ मैं और काजी मोहम्मद हारिस साहब की खिदमत में हाजिर हैं। आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। हालात हाज़रा से मुतालिक भी होंगी, कुछ टेक्नोलॉजी से मुतालिक होंगी, कुछ ऐसे असरार और रमूज़ के बारे में होंगी जिसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती, या ये कह लेंगे टैबू सब्जेक्ट समझा जाता है पाकिस्तान में या दुनिया भर में। कई साहब, क्या हाल है आपके? सर आपकी चाय नहीं ख़त्म होती? पिछले पॉडकास्ट से हम लोग करते वहीं से शुरू हो रही है चाय और अभी तक चाय चलती आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भाई आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह करम। कई साहब, एक ख़बर शेयर करनी थी आपसे। हम्म, एक अमेरिकी अदाकारा है, स्कारलेट जॉनसन नाम है उनका। हम्म। उनकी आवाज़ चोरी हो गई। हैं? आवाज़ इस तरह से चोरी हुई कि ओपन एआई के जो सीईओ हैं, हाँ, सैम आल्टमैन नाम है गालिबन उनका, हाँ, उनकी बात चल रही थी अपने किसी वॉइस मैसेंजर के लिए, जिस तरह नहीं होते वो चैटबॉट होते हाँ, हैं हाँ, बात करने वाले, उसके लिए अदाकारा से काफ़ी टाइम तक बातचीत चल रही थी, लेकिन कोई मामला बन नहीं पा रहे थे। तो कुछ मैं हमें 3-4 दिन पहले लॉन्च हुआ उस ऐप का, उसका नए वर्जन का, ओपन एआई के। तो उसमें जो आवाज़ थी वो स्कारलेट जॉनसन की थी। मौजूद थी। तो उन्होंने जो है जी केस ठोक दिया भाई, कि आपने मेरी इजाज़त के बगैर मेरी आवाज़ कैसे ली। सही है और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि कि 2013 में एक मूवी आई थी हर के नाम से। हम्म, हर नाम था उस मूवी का, बड़े मज़े की मूवी है। उसमें उसकी स्टोरी बेसिकली ये है कि वॉइस असिस्टेंट होती है, एक जिस तरह होते हैं सिरी, वैसी एक ऐप होती है। तो एक बंदा उसको ले लेता है कि चाहे उसको हेल्प करेगी, लेकिन जब बंदा देखता है कि यार इसमें तो अडॉप्शन की वो भी है, ये अडॉप्ट कर सकती है चीज़ों को वगैरह वगैरह, तो उससे बातचीत शुरू करता, दिल की बातें करना शुरू करता, वो जवाब देती है। उस बंदे को मोहब्बत हो जाती है उस आवाज़ से। ओ वो हर मूवी में वाकई में स्कारलेट जॉनसन की आवाज़ इतनी प्यारी थी कि मतलब मोहब्बत हो जाती है उनसे। अब जो सैम एल्टमैन है, ये जो ओपन एआई का सीईओ है, ये उसकी फेवरेट मूवी है हर। इसने वो आवाज़ का मॉडल चोरी कर लिया अपने इस नए सॉफ्टवेयर के लिए। अब ये केस चल रहा है कि भाई मेरी आवाज़ मुझसे पूछे बगैर किस तरह चोरी किया आपने। तो यही एथिकल चीज़ें हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि यार ये जब चीज़ें होना शुरू होंगी तो बड़ा मसला मसाइल होना शुरू हो जाएगा। कि वो जो निक बॉस्ट्रम भी जो हैं, ऑक्सफोर्ड के जो प्रोफेसर हैं गालिबन अभी भी, उन्होंने बहुत सालों पहले मकाला लिखा था पूरा इस पर कि अब एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो साथ साथ इसका ज़ाब्ता अखलाक भी तय करें, इसकी लिमिटेशन क्या है। अब संजीदगी का ये आलम है कि 6 महीने पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई, एआई सेफ्टी का समिट नाम था उस कॉन्फ्रेंस का। उसमें बड़ा डिस्कस किया गया कि हमने एआई को कंट्रोल रखना है कि ताकि टर्मिनेटर या डूम्स डे वाली जो मूवीज़ हैं वो सिचुएशन ना पैदा हो। समिट का नाम क्या था? एआई सेफ्टी समिट। लास्ट वीक दोबारा वो समिट हुई, अब उसका नाम क्या था? एआई समिट। सेफ्टी का नाम ही काट दिया। तो अब ये रेस है बेसिकली चैट जीपीटी, मतलब एआई तो बहुत ही आगे चला गया है ना। कि अब चैट जीपीटी की बात करें तो बेसिकली को आउट ऑफ नोवेयर कोई चीज़ ही बनाती है ये। इसको अंदर जो डेटा फीड किया गया है, वो इंटरफेस जो तो कीनिया में बैठे लोगों ने $2 पर घंटे के हिसाब से फीड किया डेटा उसमें, ये बड़ा स्कैंडल आया था कि जो ये अपना क्या कहते हैं आउटसोर्स करते हैं ना डेटा फीड करने के लिए, तो कीनिया में किया गया था। वहाँ गरीब लोगों को जो है वो $2 पर घंटे के हिसाब से डेटा फीड करो। तो जो भी डेटा फीड कर रहा है, जिस तरह डेटा फीड किया जा रहा है, तो बायसनेस तो होगी ना। तो एआई चैट जीपीटी की बायसनेस के हवाले से बड़ा सवाल है। और अब सेफ्टी का ये देखो कि सेलिब्रिटीज़ जब महफूज नहीं है तो हम और आप कैसे महफूज रहेंगे। अच्छा, दो चीज़ें बड़ी इसमें वो हैं कि हम इसको डिस्कस करें। पहली चीज़ तो ये, मैंने बचपन में ना सुना था, अब अल्लाह बेहतर जानता है सच है झूठा, मुझे तो झूठी लगती है बताइए बात कि जो है ना नूर जहाँ, मोहतरमा नूर जहाँ जो गुलकारा थी, उनका जब इंतकाल हुआ ना, तो लोगों ने मशहूर कर दिया कि भारत से एक ऑफ़र आई कि आप इनकी जो आवाज़ की नाली है ना वो हमें बेच दें, उसको दफन ना करें, इंतकाल के बाद वो हमें दे दें, हम पता नहीं इतने करोड़ रुपया देंगे ना। अच्छा, मैं उस वक्त इतनी मतलब सोच नहीं सकते थे कि यार इसका होगा क्या, ये थोड़ी आवाज़ थोड़ी उससे जनरेट हो सकती है। हम बड़े ना उससे बताया करते थे कि यार देखो अमेरिका, इंडिया ने ना इतनी बड़ी ऑफ़र की है। अब आप ये देखें कि हर गुलकार, हर शख्स की आवाज़ एआई जनरेट कर सकता है। एग्जैक्टली। इवन गुलकारों की या इनकी ज़रूरत भी नहीं रही है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा था एक रील,
उसमें एक बंदा एक गाने को 2 मुख्तलिफ सिंगर की आवाज़ें जोड़ के एक नई आवाज़ जनरेट करके वो गाना गिलवा रहा है। और फिर एक वो भी सीन है कि एक ही गाना है, वो 8 मुख्तलिफ सिंगर गा रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी भी गाना गा रहा है। कौन सा था? और उनमें से कोई एक भी मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं है, मतलब सारे AI जनरेटेड है। आवाज़ AI जनरेटेड सारी। वो उसमें नरेंद्र मोदी का बड़ा मशहूर सा हुआ था ना, हाँ, वो मैंने भी सुना है। कौन सा था यार, उड़ता चल परिंदा टाइप का कुछ था ना। हाँ मतलब यार अगर आज से 10 मतलब इतना पीछे ना जाओ, 50 साल पीछे ना जाओ, 10 साल पीछे भी जाओ ना, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग लगती है कि नहीं, इतनी नहीं यार, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा जहांगीर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस क्या डिफरेंस है? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो रूह का है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो डेटा पे काम करती है, वो इंस्टिंक्ट पे काम नहीं करती। इंसान की जो अकल है ना, उसमें एक इंस्टिंक्ट एक ऐसी शय है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता बेसिकली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा 2 + 2 4 ही बताएगी। इंसान की अकल 2 + 2 को एक्स्ट्रा अज्यूम करके कुछ और भी कर सकता है। वो जो ह्यूमन फैक्टर होता है ना, वो हमेशा कायम रहेगा चीज़ों को नॉर्मल रखने के लिए। आप मशीनों के सारे हर चीज़ पे नहीं छोड़ सकते, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो या कुछ भी हो। अगर मैं ये कहूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 2 की बात करो ना आप, सिनर्जी, इकोनॉमिक्स में भी एक कॉन्सेप्ट है सिनर्जी का, चलें वो अपनी जगह। सपोज करें कि किस टाइम कौन सा डिसीजन मुनासिब है। अगर आप ये कहते हैं कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इंटेलिजेंट नहीं हो सकती कि वो ले सके, तो मैं ही समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें बेस करती हैं डाटा पे। एग्जैक्टली देखें, अगर एक इंसान 14-15 साल का, 13 साल का, 10 साल का बच्चा, वो इतना अच्छा डिसीजन इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि उसके दिमाग में उस डिसीजन से रिलेटेड डाटा बहुत अच्छी क्वालिटी में या क्वांटिटी में नहीं होता। ऐसा ही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक्चुअली नाम डाटा का ही है, हम भी डाटा का ही नाम है। मजे की बात ये, तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इतना डाटा प्रोवाइड कर दें कि वो उसी डाटा की बेस पे वो डिसीजन लेने लगे जिस डाटा की बेस पे हम डिसीजन ले रहे हैं, और वहाँ एरर के चांसेस भी कम है। उसका रीज़न ये कि वहाँ डाटा स्टोर हो रहा है, यहाँ से डाटा चला भी जाता है ना, दिमाग से निकल जाती हैं सारी चीज़ें। तो अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि नहीं सुपीरियॉरिटी, काई साहब आपने, मैं चलो एक मिसाल देता हूँ आपको। ऐसा बाज़ का होता होगा, सबकी ज़िंदगी में होता है कि चीज़ें कुछ और दिख रही थी, सब कहते हैं यार ये चीज़ कर लो, अचानक दिल में ख्याल आया नहीं यार मैं ये कर लेता हूँ, विद इन लास्ट सेकंड ख्याल बदल जाता है। आपने 10 साल तो सोचा था मैं ये करूँगा, विद इन लास्ट सेकंड ख्याल बदल जाता है। वो बदलती आपको एहसास होता है कि यार इससे तो मेरी जान बच गई, अगर मैं उसी तरह रहता तो मेरी जान से हाथ धो बैठता, ये बड़ा नुकसान हो जाता। तो ये इंस्टिंक्ट है ना, आमद, वो किसी डेटा की मोहताज नहीं है। हाँ, ये वो इंसान को खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ से ले रहा है। वो कहते हैं ना कि आंखें सिर्फ दिखाती हैं, देखता कोई और है। वाह। तो जो देखता है ना, जो हमारे फ्रंटल कॉन्टेक्स पे आगे पीछे अल्लाह पाक ने एक और शय बिठाई हुई है, वो डेटा का मोहताज नहीं है, वो शय डाटा की मोहताज नहीं है। वो हमसे इंस्टिंक्ट फैसला करवाती है। अचानक वो चीज़ जागती है जब इंसान बड़े ख़तरे में होता है, परेशानी में होता है, या उसे कोई हल नज़र नहीं आ रहा होता, तो अचानक से वो आपकी सिक्स्थ सेंस जिसे हम कहते हैं, मुख्तलिफ नाम देते हैं, कोई सिक्स्थ सेंस नाम देता है, कोई आमद का नाम देता है, कोई डिफरेंट नाम देता है। हर माशरे में, हर दौर में उसका नाम मुख्तलिफ रहा है। जैसे छोटी सी एग्जांपल है कि आपको ऐसा फील होता है अचानक से, मेरे साथ 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे लगता है ऊपर से कोई चीज़ आ रही है, मैं हटता हूँ तो वाकई ऊपर से कोई चीज़ गिर रही होती है। अब डाटा नहीं सपोर्ट कर रहा उस चीज़ की एग्जिस्टेंस को। हालांकि आपका डाटा कहाँ से आ रहा है आपके पास? आपके सेंसेस से, ऑब्जर्वेशन से आ रहा है। हाँ, ऐसा ही है। सुनने से, सूंघने से, देखने से, महसूस करने से। हाँ, 5 जो एग्जैक्टली। अगर ऊपर से कोई एग्जैक्टली उसके बावजूद भी इन सब सेंसेस से गैर हाजिर होने वाली शय भी आपको अगर फील हो जाती है यार कुछ होने वाला है, मेरा दिल घबरा रहा है। बच्चे को चोट लगती है इस्लामाबाद में, माँ कराची में परेशान हो रही थी, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ हुआ है, और वाकई में हुआ होता है। मैंने और अगर हम इसको, अगर मैं तो चलें समझ गया, मुझे वाकई हिट की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स कहे कि यार दीज एग्जांपल्स आर जस्ट कोइंसिडेंसेस ना, मतलब माँ का दिल घबराता है हर दिन, इत्तेफाक से उसने बोल दिया और उस दिन बच्चे को चोट लग गई, या बच्चे को चोट नहीं लगी होती, पड़ोसी का इंतकाल हो जाता तो वो बोलती देखा मेरा दिल घबरा रहा था। वो किसी ना किसी इवेंट को दिल घबराने से जोड़ देगी। इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है कि यही तो मसला कि चीज़ समझ में नहीं है, चीज़ डाटा में नहीं है।
ये चीज़ समझाई नहीं जा सकती, कुछ चीज़ें फील करनी पड़ती हैं कि हाँ। इंसान ने अभी उतनी तरक्की नहीं की इस हवाले से कि वो समझा सके, अल्फाज दे सके। हो सकता है कि हमारे बाद आने वाली जनरेशन जिस तरह इंसान तरक्की कर रहा है, तो हो सकता है कि 5-10 साल बाद वाली वो जनरेशन वो फील कर ले कि यार सॉरी, ये क्या कनेक्शन है, ये किस तरह फील हो पा रहा है। मैं उसको नाम तब दूँ ना जब मेरे पास डेटा हो, हाँ। जब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हाँ, डाटा तो है ही नहीं। डेटा तो है ही नहीं सर। हाँ। तो बिना डाटा के इंसान जो है ना वो बिना डाटा के भी चल जाता है, मशीन को डाटा चाहिए। तो ये फ़र्क रहेगा हमेशा। हाँ। अच्छा, अगर मैं मतलब ये कहूँ कि यार इंसान बगैर डाटा के चलेगा तो गलत डिसीजन लेगा, एआई भी अगर बगैर डाटा के चलेगी तो वो भी गलत डिसीजन लेगी। वो डाटा के साथ भी गलत डिसीजन ले सकती है अगर डाटा पुट ही जो है बायस्ड किया गया है। अमेरिका में हुआ ये स्कैंडल हुआ, मैं हमें कोई 2019 या 2020 की बात है, अमेरिका हेल्थ केयर का एक स्कैंडल हुआ था कि कोई 200 मिलियन बंदों का डाटा था। वो बताया गया था कि भाई कि एल्गोरिथम के तहत किसको जो है वो चाहिए होगी, ज़्यादा सहूलत चाहिए होगी, किस पेशेंट पे जो है ज़्यादा वो किया जाएगा। तो बाद में पता चला, उस स्कैंडल खुला कि भाई कि कालों के अगेंस्ट था ये, कि एक ही तरह की बीमारियों में एक गोरा और काला शख्स है तो गोरे शख्स ज़्यादा प्रेफर कर रहा है वो एल्गोरिथम। तो कहीं ना कहीं बायसनेस तो रहेगी। तो ये बायसनेस तो इंसानों में भी होती है, इंसानों में, इसलिए तो उस बॉट में भी है ना। ऐसा ही है ना। तो मतलब इसमें तो इस बायसनेस में तो बायस में ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस में डिफरेंस नहीं है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम अगर बाहर निकलते हैं, फॉर एग्जांपल हम जिस एरिया में बैठे हुए हैं ना, ये कराची का पोश एरिया कंसीडर किया जाता है। मैं अगर बाहर निकलूँ, यहाँ गलियों में घूमूँ, बड़े बड़े घर हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, लोग गाड़ियों में आ जा रहे हैं, तो मैं अगर एक अपना वो बना लूँ, एक परसेप्शन बना लूँ कि यार पाकिस्तान बहुत अमीर कंट्री है यार, ऐसा ही है। अब वाकई यहाँ लोग वो लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं जो लाइफ स्टाइल अमेरिकन को भी, मेरे ख्याल में मोर देन 50-60% अमेरिकन को अवेलेबल नहीं होगा। अमेरिकन को नहीं होगा, जापानीज को नहीं होगा, नहीं है, हमारे दोस्त रहते हैं हांगकांग सिंगापुर में, उनको नहीं है। ऐसा ही है बिल्कुल। इतने बड़े बड़े घर और इस तरह का लाइफ स्टाइल आप इतनी आसानी से अफोर्ड थोड़ी कर सकते हो। अब मैं ये कहूँ कि यार बहुत ज़बरदस्त जो है ना लोगों का लाइफ स्टाइल है, तो ये एक मेरा भी बायस है ना, जो गलत है, गलत डाटा है। एग्जैक्टली ऐसा तो यही अगर यही डाटा मैं पुट कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं डाटा, जैसे हमारे यहाँ ना सोशल मीडिया पे ना सर्वे होते हैं बड़े ना, सोशल मीडिया सर्वे ना, लोगों ने अपनी फ्रेंड लिस्ट पे के मतलब जो है ना एक सर्वे लोगों ने किया कि भाई मैं इस सवाल का जवाब देना। फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हैं 5-10 हज़ार 20 हज़ार या मुताल्लिकीन जितने भी हैं, उन्होंने वोट डाले। अब यार 22 करोड़ की आबादी में से आपने एक बहुत ही लिमिटेड सैंपल से आपने डाटा उठाया और उस डाटा की बेस पे आपने डिसीजन ले लिया कि भाई ये हो रहा है। और जाहिर है कि वो इतना बायस डाटा है, जिसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स में ना एक वर्ड यूज़ करते हैं कि डाटा नॉर्मल नहीं है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, रैंडम नहीं है डाटा, आपने सैम्पलिंग रैंडम नहीं की हुई। अब होता है कि यही काम अगर हम मशीन के अंदर डाल दें, हम किसी फॉर एग्जांपल किसी सॉफ्टवेयर में डाल दें जो हमें कोई रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है, तो ज़ाहिर है वो भी बायस्ड रिजल्ट देगा। तो ये तो इंसान में, ये गलती इंसान भी कर सकता है, ये गलती तो मशीन भी कर सकती है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि यार दुनिया की जो भी एक्टिविटी हो रही है वो अगर हम किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा में कन्वर्ट कर दें, तो ये बायसनेस ख़त्म नहीं हो सकती। जो ह्यूमन में फिर भी बाकी रहेगी, मशीन्स में ख़त्म हो जाएगी या सॉफ्टवेयर्स में ख़त्म हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन या कैमरे या कोई भी एक्सट्रा बंदा उसको किसी तरीके से उसको लेके अपने पास रिकॉर्ड करके उसको क्वांटिटेटिव डाटा में कन्वर्ट कर दे। क्वालिटेटिव तो दायरे सॉफ्टवेयर शायद इतनी आसानी से रन ना कर सके, उसको क्वांटिटेटिव डाटा में कन्वर्ट करें और उसको सॉफ्टवेयर पे डालें। चीज़ें पता चल जाए कि भाई अगर एक बंदा यहाँ से इस स्पीड में इस रोड से जाएगा तो इस जगह पे जाके उसका एक्सीडेंट होगा और मरने के 80% या 90% चांसेज हैं। ये मुझे लगता है आइंदा 100-150 साल बाद ना हर चीज़, 100-150 साल तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। हम अभी भी इसी चीज़ में जी रहे हैं। हमारी हर शय जो है ना वो कैप्चर की जा रही है बेसिकली। हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, वो हमारा माइक्रोफोन यूज़ कर रहा है, हमारा कैमरा यूज़ कर रहा है, हमारी बातें सुन रहा है, उसकी बुनियाद पे हमें चीज़ें दे रहा है, डाटा इकट्ठा कर रहा है। इस डाटा की बुनियाद पे अमेरिकन के इलेक्शन जो है वो मुतासिर हुए, मैनिपुलेट किए गए इस डाटा की बुनियाद पे। इस डाटा की बुनियाद पे आपका पूरा अरब स्प्रिंग आ गया। इस डाटा की बुनियाद पे आपका यमन तबाह हो गया, आपका लीबिया तबाह हो गया, आपका शाम तबाह हो गया, आपका मिस्र तबाह हो गया। फौजी ताकतें ख़त्म हो गई इनकी कि इसी सोशल मीडिया के डाटा को मैनिपुलेट किया गया। देखा गया कहाँ लोगों के अंदर क्या गुस्सा पाया जाता है, किस तरह की पसंद है, उस तरह की पोस्टें वहाँ पे जो है ज़्यादा दिखाई गई, रेज बढ़ा। और क्या, और देखो आज क्या हाल है मशरिक़ वस्ता का। अरब स्प्रिंग से पहले वो बेहतर था या अब बेहतर है?
हम अपनी बायसनेस इस हिसाब से खाली साइड पे रखते हैं ना कि यार फलाना सुन्नी था या फलाना शिया था, फलाना जो है वो किस एक मसलक का था या फलाना दूसरे फ़िरके का था। आप अगर ओवरऑल देखें ना तो बहुत तरीके से और सलीके से इसराइल के इर्द गिर्द जितनी फौजी ताकतें थी सब तबाह कर दी गई। जिस भी मुल्क ने इसराइल पे हमला किया कभी, बड़ी ज़बरदस्त वाकई। एग्जैक्टली यार ये क्या मिस्र था और शाम था, शाम बेसिकली था, ये दो थे हाँ, जिनकी बड़े। जंग हुई थी इसराइल से माजी में, और इन्हीं में पोटेंशियल था कि दोबारा जंग कर सकते हैं, सरहद भी मिलती है और लड़ सकते हैं उसके साथ। सर दोनों ममालिक की फौजी ताकतें तबाह हो गई। कहाँ से? फेसबुक की पोस्टों से। ओह, सो डाटा यूज़ हो रहा है। डाटा इस दौर की सबसे बड़ी करेंसी है। वाकई। हमने बहुत इजी ले लिया चीज़ों को कि हर चीज़ फ्री मिल रही है। जब कोई चीज़ फ्री होती है तो बेसिकली आप प्रोडक्ट होते हो। तो यार manipulate मुझे हो रहे ना हैं एक दफ़ा मतलब जब थोड़ा सा टाइम वाइम था, हम लोग पीएचडी पे थोड़ा काम वाम कर रहे थे, एमफिल पीएचडी के उस पे ना, तो मैं बैठा हुआ ना ऐसे डाटा से खेल रहा होता था। हम लोग ऐसी मज़े से ना चीज़ें वीज़ें कर रहे होते, रन कर रहे होते, डिफरेंट टेस्ट लगा रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ कर रहे हैं। तो हमने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना एक वो किया कि वो एक हॉस्पिटल है कराची का, प्राइवेट हॉस्पिटल, हमने 700 पेशेंट्स का डाटा वहाँ से लिया और हमने उस 700 पेशेंट्स के डाटा में से 100 पेशेंट्स का डाटा हमने साइट पे रखा और 600 पेशेंट्स के डाटा को हमने स्टैटिस्टिकल टूल उस पर रन करने शुरू किए। वो डाटा था क्या? पेशेंट का जेंडर था, पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल था, शुगर लेवल था, पेशेंट की एज थी, पेशेंट का हार्ट रेट था, पेशेंट का बीपी था। 6-7 वेरिएबल्स थे। हमने वो सारे रन किया और हमने देखा कि भाई उन पेशेंट्स का बाद में जब सर्जरी हुई तो वो कामयाब हुए नाकाम हुए। हमने ये भी उस पर रिग्रेशन इक्वेशन हमने रेशो वगैरह निकाला हाँ उसका। हमने उसके बाद 600 पेशेंट्स के बाद हमने एक इक्वेशन बना ली कि अगर इस पेशेंट का जेंडर ये हो, उसकी एज ये हो, बीपी रेट ये हो, हार्ट रेट ये हो, शुगर लेवल ये हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल ये हो, तो आप उसका ऑपरेशन कर दें, सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो तो चांसेस ज़्यादा है कामयाबी के। हाँ, तो उसका जो है वो ऑपरेशन सक्सेसफुल ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हमने बाकायदा परसेंटेज बताई थी, सक्सेसफुल होने के चांसेस इतने परसेंट है। अब मसला ये कि जो इक्वेशन हमने बनाई है, ये इक्वेशन कितने परसेंट कामयाब है, तो हमने वो 100 पेशेंट्स का डाटा जो हमने साइट पे रखा हुआ था, हमने उसका जो रिजल्ट था ना कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है नहीं, वो हमने हाइड किया और हमने ये इक्वेशन उठा के 100 पेशेंट्स के डाटा पे रन की, तो हमें पता चला कि हम 95% एक्यूरेट हैं। यार कहाँ मतलब मैं लिटरली मैं खेलता था, मैं बोलता था यार चीज़ें किस लेवल पे जा सकती हैं सिर्फ डाटा की बेस पे। और वाकई डाटा, अब बहुत ज़बरदस्त बात की कि डाटा इस दौर की करेंसी है सर। वो अलग बात है कि पाकिस्तान को सारा डाटा गायब है, मतलब बिका हुआ है ब्लैक मार्केट में। ये क्या है यार सर? आपका नादरा का सिस्टम जो है सर, आप शादी कार्ड नंबर डालें पूरे सब चीज़ आ जाएंगे ऐसी हर वेबसाइट से, हर बंदे के एक्सेस में। इतनी कीमती शय है और सर उस पर आपका कंट्रोल ही कोई नहीं है। अभी मुझे एक मैसेज आया हुआ था सेलुलर कंपनीज का, देखो ना जहांगीर भाई, ठीक है, अगर आपने अपना पुराना एसी स्प्लिट चेंज करवाना है तो इस नंबर पर रब्ता करें। उसको कैसे पता चला कि जहांगीर भाई का नंबर है ये? और क्या जहांगीर भाई के देखे मुझे लगा किसी जानने वाले ने मैसेज किया, भाई वो रैंडम था। हाँ। तो सर अगर आप किसी मौजूद मालिक में ना इन चीज़ों पे आप सवाल उठा सकते हो। ऐसा ही है कि प्राइवेसी इंसान की बड़ी कीमती शय होती है। और क्या, और मालूमात उसकी बुनियाद पे आप मैनिपुलेट कर सकते हो बंदे को। अगर लोगों को पता है मेरा नंबर ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, ऐप्स को पता है मैं क्या खाना पसंद करता हूँ, बातें क्या करता हूँ, तो मैनिपुलेट कर सकते हैं बेसिकली मेरे को। उस तरह का कंटेंट दिखाएंगे थोड़ा डिफरेंट तरीके का, ऐसा ऐसा मेरी सोच डेवलप होना शुरू हो जाएगी, शायद वही चीज़ बेहतर है। और क्या, ये बहुत स्लो काम है लेकिन बड़ा इफेक्टिव काम है कि जो इंसान, उनके पास दिमाग है वो बैठ के कर रहे हैं यार ये सर इंसान कच्ची मट्टी का घड़ा है बेसिकली। आहिस्ता अपने सराउंडिंग के हिसाब से ना ये चेंज हो जाता है। एक इको चैम्बर अगर आपने बना दिया ना मालूमात का, कि ट्विटर से भी उसको एक तरह की नॉलेज मिल रही है, फेसबुक से भी एक तरह की नॉलेज मिल रही है और इंस्टाग्राम से भी एक तरह की नॉलेज मिल रही है, तो इंसान को मुतासिर करना शुरू कर देती है। इंसान के नज़रियात बदल जाते हैं, इंसान का मज़हब बदल जाता है, खुदा से यकीन बदल जाता है। हाँ ये हमने देखा है। इतना गैर महसूस तरीके से काम होता है कि इंसान को फील नहीं होता कि कब वो बदल गया। इसलिए कहा गया है, हमें मज़हब में भी कहा गया है, इखलाकियात में भी हमारे वालिदैन हमें कहते हैं ना कि अच्छे दोस्तों की कंपनी रखो, कि जैसे दोस्तों अच्छा की डाटा इकट्ठा करो, जैसे दोस्तों की सराउंडिंग होगी, जैसी बातें सुनोगे वैसी तुम्हारी शख्सियत बनेगी। अगर एक तरफ सिर्फ गुनाह की बात हो रही है, जराइम की बात हो रही है, तो सर आप भी उससे वैसे ही बन जाओगे, आप भी कामचोर बनोगे, आप भी जो है शॉर्टकट की तरफ जाओगे जल्दी अमीर होने के लिए। एक तरफ इल्म की बात हो रही है, आगे बढ़ने की बात हो रही है, आप देखोगे आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। दोस्त चेंज कर लेने से भी ना इंसान की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आ जाती है। तो हर चीज़ को तफरी ना लें कि मज़ा आ रहा है इसलिए इस ग्रुप के साथ हैं। आप थोड़ा सा बड़ा विजन रख के देखें
कि यार इस कंपनी में क्या बातें होती हैं, लुब्बे लुबाब क्या होता है उन बातों का, पॉजिटिव बातें होती हैं, नेगेटिव बातें होती हैं, तो उस हिसाब से अपनी कंपनी रखें, उस हिसाब से अपने दोस्त चुनें बेसिकली। कहते हैं ना कि अगर किसी कंपनी में तुम सबसे ज़्यादा काबिल हो तो तुम गलत जगह बैठे गलत हो, जगह बैठे हो, तुम्हें सीखने को कुछ नहीं मिल रहा। मेरा एक दोस्त है, उसने आज से कई साल पुरानी बात है, 7-8 साल पुरानी, लाहौर में हाफिज़ कुरान है, तो उसने लाहौर से मुझे कॉल की, उसने बोला यार वो तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा क्या सीन है? बोला यार किसी और से तो की नहीं। बोला यार मैं एथियस्ट हो गया हूँ। मैंने कहा भाई क्या हो गया एकदम से, क्या सीन है ये एथियस्ट हो गया आप? कह रहा है यार वो हुआ ये कि मैं ना कुछ लोगों में उठा बैठा, मैं हाफिज़ हूँ लेकिन उनको मुझसे ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज है और वो एथियस्ट हैं। मैंने कहा भाई हाफिज़ होने का क्या मतलब है? आपने तो कुरान को रटा है ना सिर्फ, आपको क्या पता कुरान में क्या लिखा है, कुरान क्या समझा रहा है? हाफिज़ होने के अपने फ़वाइद अपनी जगह, लेकिन कुरान समझने के लिए भी तो बंदे होना है। हाफिज़ ही हाफिज़ भर दिए पूरे, ये थोड़ी होगा। कुरान समझे लोग। तोते को रटा दे उसको हाफिज़ कुरान बोलोगे क्या? तो मैंने उसको कहा भाई आप हाफिज़ होने की वजह से अगर आपको कह रहे हो कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए लेकिन वो बंदे आपसे ज़्यादा जानते हैं, मैंने कहा आप माजरत के साथ आपको कुछ नहीं आता। फिर मैंने उससे बातचीत शुरू की तो वो पता चला वही घिसे पिटे एतराज़ात थे जो आज के नहीं 1200-1300 साल पुराने एतराज़ात, वही मुस्तशरिकीन के, वो चीज़ें ये वो। तो उस वक्त हम लोग भी काफ़ी उन चीज़ों पे वो थे, सरगर्म थे। तो मैंने उसको कुछ चीज़ें वीज़ें भेजी, फिर मैंने उससे खुद भी बात की। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6-8 महीने उसको लगे, टाइम तो लगा दायरा चीज़ें पढ़ने में, बुक्स वगैरह पढ़ने में, लेकिन वो फिर वापस आ गया। मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा देखो एक तरफ का डाटा आप लिए जा रहे हो, एग्जैक्टली सही है, वो बायस्ड है ना, वो भी तो बायस्ड डाटा है, वो आप लिए जा रहे हैं। अब होगा क्या, उस बायस्ड डाटा की बेस पर आप कोई डिसीजन लोगे, या आप एथियस्ट हो जाओ, या आप एग्नोस्टिक हो जाओ, या एक्सवेदैट कुछ भी हो जाओ। तो इसका मतलब ये आप सही डिसीजन आपने सही डाटा की बेस पर, डाटा अच्छा इकट्ठा नहीं किया आपने। आपको एक बड़े मैक्रो लेवल पे डाटा इकट्ठा करना चाहिए था जिसकी बेस पर आप अच्छा डिसीजन लेते। आपने क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपने एक बायस्ड डाटा लिया। हर चीज़ डाटा पर है, हर चीज़ डाटा के। काजी साहब इसकी बड़ी मज़े की मिसाल ले लेना कि सोशल मीडिया या इंटरनेट में ना हम लोग इल्म हासिल करने कम जाते हैं, अपने मौजूदा इल्म की वैलिडेशन के लिए ज़्यादा जाते हैं। ज़बरदस्त। अगर एक एथिस्ट है ना, उसने अपना एथिस्ट का सर्कल रखा होगा, हाँ। उसको वही चीज़ें मिल रही हैं। एक मौलवी साहब हैं तो उसने अपना मौलवी वाला ही सर्कल लिखा होगा। मुझे अभी भी याद है सन 2012-13 में जब हम जाते थे मदारिस वगैरह में, तो उनसे बात करते थे कि यार ये एथिज़म जो है ये फैल रहा है, इल्हाद नाम की शय है। तो कहते हैं इल्हाद कुछ भी नहीं होता। कहाँ है इल्हाद? कहाँ है इल्हाद? तो वो क्योंकि उस वक्त तक हमारा मजहबी तबका जो था उसने इंटरनेट को खातिर ख्वाह कोई इज्जत ही नहीं दी, आना ज़रूरी नहीं समझा। अब जिन कमरों में वो महदूद थे वहाँ तो ये चीज़ नहीं होती थी, जाहिर बात है, तो उन्होंने इसका एग्जिस्टेंस से इनकार कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं ना कि यार आप एक बड़े मज़े के एक अदीब थे, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, उनके हवाले से बड़ा मशहूर कॉल है कि एक किसी महफिल के बाद उनको एक बंदा मिला और कहता है कि मैं सिर्फ आपकी किताब पढ़ता हूँ ना, किताबें पढ़ता हूँ। तो उन्होंने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया कि ऐसे बंदों से बचो कि जो एक किताब पढ़े उसी पे पूरा उनका यकीन हो। मतलब काउंटर पढ़ा ही नहीं ना उन लोगों ने कि इसका काउंटर क्या हो सकता है, दूसरे अदीब क्या कह रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं। तो उस बंदे से आप बहस नहीं कर सकते। ये उस बंदे ने तंज मारा है शायद मुसलमानों पे थोड़ा सा। ना अच्छा, वैसे बाद में इसको मुसलमानों के ऊपर ला के पेश किया गया, जैसे उन्होंने अच्छा से बात की है। कुरान पाक तो खुला चैलेंज करता है, जाओ निकलो तहकीक करो। कुरान पाक तो कभी भी वो नहीं कहता कि बस और कुछ पढ़ो ही नहीं और कुछ देखो ही नहीं, तो कहता दुनिया में निकलो, जानों में निकलो। कुरान कहता है हम पिछली किताबों की तस्दीक कर रही है। एग्जैक्टली, वो तो खुद ही बता। अच्छा, मजे की बात ये जो आप कह रहे हो ना कि सोशल मीडिया पे लोग अपने ओपिनियन को वैलिडेट करने आते हैं। कुरान भी ना एक बड़ा अच्छा, कुरान के कहते हैं युजिल्लु भी मयशा हो यादी भी मयशा। कुरान कह रहा है हम इस किताब से भी जिसको चाहते हैं गुमराह करते हैं। एग्जैक्टली। पता है लोग ना अपना एक वही वाली बात है कि लोग अपना एक तखय्युल, अपना एक कंक्लूजन निकाल के आ रहे हैं। हाइपोथेसिस भी नहीं है, रिजल्ट निकाल चुके हैं, थ्योरी थ्योरी है। हाँ, रिजल्ट निकाल चुके हैं। वो आके कुरान से किसी ना किसी तरीके से उसको जो है ना, आजकल मैं तो टीवी पे देख रहा हूँ यार, ये लोग कर रहे हैं। कोई मूवी देख लिए, वो मूवी कुरान से साबित की जा रही है। यार खुदा का खौफ करो यार, ऐसा ना करो यार। वो फिर यही अपना एक आपने बायस बनाया हुआ, आप उस बायस को लेके आए और आपने कुरान के अंदर खोज लगाई, किसी ना किसी तरीके से आपने उसको, अल्लाह ताला कह रहा है मुझसे भी गुमराह कर देते हैं। यानी मुझे गुमराह वाली बात से याद आया ना कि मैंने से वीडियो बनाई है, शायद कल परसों आए, इस वीडियो से तो पहले आ चुकी होगी। उसमें सूरह कहफ के बारे में थोड़ा सा बताया। उसमें ना जो तीसरा इम्तिहान था सूरह कहफ में जो है वो इल्म का इम्तिहान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इल्म के मतलाशी हुए तो अल्लाह पाक ने कहा कि मेरे बरगज़ीदा बंदे से मिल लो। एक जगह बताई कि यहाँ पे मछली ज़िंदा कोई रास्ता बना लेगी तो वहाँ इंतज़ार करना उनका। बहरहाल मुख्तसर करके बयान करता हूँ।
तो खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो उन्होंने बताया कि मैं अब इल्म हासिल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर तुम इसकी हिकमत समझ सकते हो, खामोशी से समझ सकते हो चीज़ों को, तो चलो मेरे साथ। फिर वो वाक़या हमने देखा कि किस लकड़ी को जो है वो कश्ती को थोड़ा सा वो ऐब वाला कर दिया, उस पर मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, गरीबों की कश्ती को ख़राब कर दी। अच्छा, एक बच्चे को मार दिया, उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, पूछा भाई क्या ज़्यादती कर दिया आपने। फिर आगे गए तो एक बस्ती वालों ने बड़ा बुरा बर्ताव किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, खिज़र अलैहिस्सलाम से। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जाते जाते एक दीवार गिर रही थी, उसको खड़ा कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस पर भी जो गुस्सा कर गए, यार ये क्या बात है भाई, इन्होंने इतना बुरा बर्ताव किया है। तो वहाँ पे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई आपसे कहा था आप खामोश रहें, तो आप हिकमत समझ जाएंगे। बहरहाल यहाँ मेरा आपका सफ़र हुआ ख़त्म, इल्म का सफ़र ख़त्म हो गया। मैं आपको जवाब दे देता हूँ। कश्ती मैंने इसलिए उसको गहन कर दिया, तो पट्टा हटा दिया उसका, कि दूसरी तरफ जालिम बादशाह था जो नई कश्तियों को कब्ज़ा कर लेता है। तो ये गरीब थे, इनकी कश्ती नहीं देखता तो कब्ज़ा कर लेता, लिहाजा मैंने इसको ऐब वाला कर दिया। बच्चे को इसलिए मारा कि इसके माँ बाप बड़े अल्लाह पाक के बरगज़ीदा बंदे हैं, लेकिन ये बच्चा गुमराही में मुब्तला होगा, उसके चक्कर में इसके माँ बाप भी गुमराही में मुब्तला हो जाएंगे। लिहाजा मैंने इस बच्चे को बचपन में ही मार दिया, ताकि इसके जो माँ बाप हैं वो अपने नेक अमाल के साथ अल्लाह पाक के पास जाएँ जितनी उन्होंने मेहनत की है। तीसरा, ये जो बस्ती की मैंने दीवार खड़ी की है, इस दीवार के नीचे ख़जाना था 2 भाइयों का, 2 यतीम बच्चों का, जो उनके माँ बाप ने उनके लिए जमा किया था। ये जालिम और नाइंसाफ़िया लोग हैं, ये लोग इंसाफ करते नहीं हैं। ये दीवार गिर जाती, ख़जाना निकलता तो वो लोग कब्ज़ा कर लेते। तो इसलिए मैंने दीवार खड़ी कर दी, ताकि जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, तब ये इस ख़जाने को पालेंगे तो उनकी ज़िंदगी में काम आ जाएगा। अगर आप हिकमत समझते इन बातों की तो सवाल ना करते और हमारा इल्म का सफ़र लंबा चलता। इससे पता चलता है कि इल्म के जो सबसे बड़ा हुस्न है ना, वो हिकमत को समझना है। लोग इल्म से गुमराह इसलिए होते हैं ना, उनको लगता है कि मेरा इल्म जो है अकले कुल है, इसके आगे तो कुछ है नहीं। जो चीज़ मेरे इल्म में नहीं आ रही वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कुरान पाक की बात मेरे इल्म में समझ नहीं आ रही है, तो मतलब कुरान पाक में शायद कुछ थोड़ा सा नाउज़ बिल्लाह झोल हो गया, हदीस में कुछ झोल हो गया, क्योंकि मेरा इल्म तो कामिल है। इसीलिए जहाँ लोग इल्म की कमी की वजह से दोज़ख में जाएंगे ना, इल्म पे गुरूर की वजह से भी दोज़ख में जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि इल्म की असल जो हुस्न है ना, वो हिकमत को समझना है। अगर आप चीज़ों की हिकमत को नहीं समझ सकते और ये तस्लीम नहीं करते कि यार मेरा इल्म नाकिस हो सकता है, इससे मज़ीद की गुंजाइश हो सकती है, तब तक आप कुछ फलाह नहीं पा सकते इल्म से। ऐसे ये पता है क्या, मैंने एक रूल पढ़ा था जब मैं फ़िलासफ़ी पढ़ रहा था ना, तो एक स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक रूल लिखा है इस्लामिक फ़िलासफ़ी के हवाले से, कि किसी चीज़ का समझ में ना आना उसके बातिल होने की दलील नहीं है। क्या बात है! इसका मतलब है कि आप में अभी सीखने की मज़ीद गुंजाइश है। हाँ। और हम सबसे बड़ी गाली इस बात को समझते हैं कि हमें कोई बात समझ नहीं आ रही तो बातिल है, वो नहीं, वो बात है ही नहीं ना। ऐसा हमारा इल्म कैसे नाकिस हो सकता है सर? हमने जो 3 साल मेहनत करके किया है, वो कैसे नाकिस हो सकता है? ऐसे ही है। तो ये बुरी बात है। अब इनफैक्ट ये आजकल जो इंटरनेट पे डिबेट्स भी चल रही हैं, आलिम दीन हों, स्कॉलर्स हों, यार मेरे ख्याल में ना वो अना का मसला ज़्यादा बन गया, इस्लाम का मसला थोड़ा पीछे रह गया। ऐसा ही है। अगर एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें ना, उनका कोई फड्डा ही ना रहे, उनकी कोई लड़ाई ना रहे, दोनों तबका जो है अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त बात कर रहे होते हैं, दूसरा भी दुरुस्त कर रहा होता है, ये बंदा भी दुरुस्त कर रहा होता है, लेकिन एक दूसरे को जब साथ जोड़ेंगे नहीं ना तो समझेंगे नहीं। आती वाली मिसाल है, वो भी कल की वीडियो में दी थी, मैं दोबारा दे देता हूँ कि ऐसा ही है जैसे एक अंधे शख्स के सामने 3 हाथी ला दिए गए हों। 3 अंधे, 3 अंधों के सामने एक हाथी ला दिया गया है। सही है। और अंधों से कहा गया है कि भाई डिफाइन करो हाथी कैसा होता है। पहले ने उसकी सूंड पे हाथ लगाया, कहा हाथी तो जो है किसी लंबे पाइप की तरह होता है। दूसरे ने पेट पे हाथ लगाया तो कहा नहीं जी तो झूठ बोल रहा है, हाथी तो गेंद या दायरे नुमा एक शय है जिसे हाथी कहा जाता है। तीसरे ने दुम पे हाथ लगाया, कहते हैं तो दोनों झूठ है, हाथी तो पतली रस्सी का नाम है। अगर वो तीनों एक जगह बैठ जाते हैं, एक दूसरे से अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, क्योंकि इंसानों ने ना नॉलेज शेयर करके ही तरक्की की है। नॉलेज शेयर करते तो हाथी की बेहतर छवि बना सकते थे, एक बेहतर पिक्चर बना सकते थे। क्या जहाँ से मैंने छुआ था वो सूंड नुमा था, पैप नुमा था, जहाँ से मैंने छुआ था वो पेट गेंद नुमा था, मैंने छुआ था रस्सी नुमा था। पता चलता भाई कि एक ऐसी शय है जिसका एक लंबा सा पाइप नुमा जो है वो भी है, क्या कहते हैं, सूंड भी है, और बहुत बड़ी है क्योंकि उसका पेट गोल नुमा है और दुम भी रखता है। तो एक जानवर की अच्छी छवि बना सकते थे, बजाय ऐसे कोई उसको पाइप कहता, कोई रस्सी कहता, कोई गेंद कहता। ठीक इसी तरह हमारे मुफक्किरीन जो हैं सब काबिल इज़्ज़त हैं, वो बजाय एक दूसरे की जो है ना टांगें खींचने के,
मुकालमे की फ़ज़ा कायम करें, एक दूसरे से बैठने की, हाँ, वो अपना सुनने पॉइंट ऑफ व्यू की। समझाए या अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाए, चैलेंज ना करे मैं आ रहा हूँ तेरे से बदला लेने, तू आ जा, हिम्मत है तो मुकाबला करें। हाँ, सर इल्म जहाँ होता है ना सर, वहाँ या तो जीत होती है या फिर सीख होती है, वहाँ हार नहीं होती। इल्म में कोई हारता नहीं है, या आप जीत के उठोगे या आप सीख के उठोगे। हाँ, लेकिन यहाँ तो अना है ना, अना भी यहाँ तो। आना है, जहाँ आना आ जाए सर, वहाँ तो लोग खुदा को नहीं मानते। मैंने कुरान में ना दो चीज़ें देखी बड़ी ज़बरदस्त ना। कुरान ने सूरह अलक में एक वर्ड यूज़ किया कि अल्लज़ी अल्लमा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। अल्लमा जो है ना तालीम दी, मतलब बाब तफ़ील का है कि हमने तालीम दी कलम के ज़रिए से। और सूरह रहमान में अल्लाह ताला कह रहा है अल्लमाहुल बयान, हमने उसको बोलना सिखाया। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है नॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए। कलम मतलब मॉडर्न भी हो सकता है, चाहे वो टाइपिंग वगैरह की उसमें हो, और बोलना। और यही वही वाली आपकी बात है कि हम अगर फ़र्ज़ करें आइंस्टाइन को ना लिखना आता होता और ना बोलना आता होता, और ये बड़े बड़े साइंटिस्ट जो जैसे अभी हम वीडियो जो देख रहे थे यार वो वीडियो को कुछ बताओ ना सर अभी हंसना भी नहीं चाहिए यार, पता नहीं अल्लाह माफ़ करें, ये वीडियो रिकॉर्ड करने से कबल हम वैसे ही स्क्रॉल कर रहे थे तो इंस्टाग्राम में ना मेरे पास एक रील आई कि कॉन्गो का फर्स्ट म्यूट रैपर वो बंदा गूंगा होता है और वो रैप सॉन्ग गा रहा होता है। पता नहीं, नहीं समझ आई ना? नहीं तो बस हाँ। ऐसा ही होता है अगर आइंस्टाइन जो है हाँ, हम तो रह जाते हैं ना, हम तो महरूम रह जाते हैं। महरूम रह जाता है, ऐसा ही। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसफर्स, अगर ये दो सोर्सेज उनके पास ना होती लिखने की, क्योंकि हम तक तो नॉलेज बुक के ज़रिए से पहुंची है या हमें टीचर्स ने सिखाई है। यही चीज़ है कि इंसान नॉलेज शेयर कर करके ही यहाँ तक पहुँचा है ना। वो आइंस्टाइन की जो थ्योरीज हैं उसको ही हम आगे बढ़ा के आए, आजकल के साइंटिस्ट लेके गए। इंसान बैठ के अगर वही वाली बात है कि अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि आज भी ऑल्दो इतना ज़्यादा साइंस इवॉल्व नहीं हुई कि आइंदा अब 100,000 साल बाद और मज़ीद हो जाएगी, आज भी हम ये चीज़ देखते हैं कि 100 साल 150 साल पहले बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरीज की थी और बाद में कचरे का ढेर साबित हुई। कचरे का ढेर से मतलब ये है कि हाँ अभी वो कचरे का ढेर काबिल का अमल भी नहीं रही, इस्तेमाल ठीक है। करना चाहिए, उस लेकिन- वक्त के हिसाब से वो ठीक हाँ, थी, हाँ, जितना उनके पास डाटा था, जितनी जहाँ हाँ, बाकी डाटा की बात आ हाँ, गई, हाँ। जितना उनके पास डाटा था ना, हाँ। उस हिसाब से उन्होंने बेहतरीन चीज़ बनाई। ऐसा ही है। ये ऐसा ही है काजी साहब के, जैसे मिसाल के तौर पे एक तरफ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का फ़ोन हो, एक तरफ आईफोन हो, और आपको अलेक्जेंडर ग्राहम बड़ा बेवकूफ़ था, आईफोन बड़ा जदीद है। नहीं सर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने मौजूद ये- डाटा में सबसे बेहतरीन चीज़ बनाई। हाँ, और वो पहली सीढ़ी थी, एग्जैक्टली बुनियाद थी वो। वो यहाँ तक पहुंचे, ऐसा ही उसी ने है। यहाँ तक पहुंचाया है ना ऐसा हमें। ही है। जैसा किसी भी सियासी दरियाफ्त को ना हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, एक ने अगले की बुनियाद रखी, बेबी स्टेप। इसी तरह इंसान ने तरक्की की है। इस डेटा शेयरिंग पे अगर मैं आऊँ ना, तो इंसान सबसे कमज़ोर जानवर था दुनिया में, शऊर पाने से, ये इंसानी खुलिया रखने से। अब देखा जाए हम क्या कहते हैं, ताकत में बंदर से भी कमज़ोर हैं। हाँ, नहीं है हमारे अंदर हम ताकत, सही बात है। जब कुत्ता भी हमें जो है वो भारी पड़ जाता है सर इंसान हाँ, पे। हाँ, हाँ। इंसान ने जो वक्त के साथ साथ ज़्यादा तरक्की की ना, जदीद तरक्की की, वो यही था कि हम एक तो सफ़र करते थे, तमाम जानवर सफ़र करते हैं इधर मौसम से- के हिसाब से। इंसानों ने क्या किया, ना सिर्फ से सफ़र करते थे बल्कि किसी नई जगह जाते थे, वहाँ किसी बंदे से मिलें तो अपनी कहानी शेयर करते थे। वो कहता ना यार मेरे पास ये बीमारी, इसका इलाज नहीं मिल रहा, कहते हैं तो हमारे पास थी, हमने तो इलाज कर लिया था। उसने नॉलेज ट्रांसफ़र कर दी, इनके पास नॉलेज आ गई। इसने कहा तुमने ये मौसम कैसे सर्वाइव कर रहे हो, उसने वो तरीका बता दिया, उसके पास वो नॉलेज आ गई। आगे निकले तो समझो 2 कौमों की नॉलेज लेके निकले। अल-बेरूनी हो गया, कोलंबस हो गया, जितने भी लोग थे जो सफ़र करते थे, ये दरअसल नॉलेज ट्रांसफ़र करते थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। वो बड़ी इज्जत की जाती थी इनकी तारीख़ में। बादशाहों के ये ख़ास मेहमान हुआ करते थे कि यार ये वो सयाह आ रहा है, ये बैरूनी दुनिया के किस्से लेकर आएगा। वहाँ महफिलें जमती थी दरबारों में कि भाई सुनाओ दुनिया में क्या चल रहा है, उस खित्ते में क्या चल रहा है। फिर वो बताते थे कि अमेज़ॉन के जंगल में क्या चल रहा है, अफ्रीका के जंगल में क्या चल रहा है, मिस्र में क्या चल रहा है, अरब के सहराओं में क्या चल रहा है। फिर जो वहाँ के जो होते थे उलमा होते थे उस वक्त के, टीचर्स कह लें, वो कह लें, इंटेलेक्चुअल कह लें, वो उस पर डिस्कशंस करते थे कि यार वो चीज़ हमारे यहाँ पे ये चीज़ है, क्या वहाँ पर ये मसला है, कहते हैं हाँ भी वो था, इस तरह हल कर लिया, फिर वहाँ शेयर करो आप। तो इस तरह इंसानों ने तरक्की की है भाई। ये किताब लिखना क्यों शुरू की है कि मैं अगर सारी किस्सा ना सुना सकूं तो ये आगे पहुंचा देना। इसलिए किताब की अहमियत है, इसी वर्क की अहमियत है कि इंसान जब तक शेयर नहीं करता ना, इसलिए मैं उन लोगों को बुरा कहता हूँ जो कब्र में ले जाते हैं
मुझे हमेशा हकीम साहब पे गुस्सा आता है, मैं पहले 2-3 दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि मुझे पथरी हुई, ठीक है, और मतलब कि कोई डॉक्टर ने कहा था भाई ये लेज़र ऑपरेशन होगा वगैरह। क्या ऑपरेशन तो नहीं यार, कुछ और तरीका हो जाए। किसी ने बताया कि लियारी में एक पान के खोखे के साथ हकीम साहब बैठते हैं, वो ही कैप्सूल देते हैं, तो उससे पथरी निकल जाती है इंसान की। नेपियर रोड पे शायद, नहीं इधर लियारी पे। अच्छा भाई मैंने 3 दिन वो कैप्सूल खाया, मेरी पथरी निकल गई, मैं ठीक हो गया। आज तक अल्लाह का शुक्र, फिर मुझे मसला नहीं हुआ। इट्स बीन 10 लॉन्ग ईयर्स। और फिर किसी और का मसला हुआ तो मैंने बताया यहाँ पे हकीम साहब बैठते हैं, वहाँ गए तो पता चला कि हकीम साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा कैप्सूल भी उनके साथ अल्लाह को प्यारा हो गया। अब शेयर ही नहीं करते। पथरी का मरीज घूम रहे क्योंकि हकीम साहब ये रात को अपने साथ लेके कब्र में चले गए। तो यार ये ज्यादतियाँ करते हैं हम लोग। हमारे जो हुक्मा थे, हमारा जो तिब है सर बरसगीर का ना, मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों का है, हिंदुओं का भी है, ज़ाहिर बात है। जो बरसगीर में जो तिब है सर, बहुत ही डिफरेंट लेवल की नॉलेज है। ये जो उसमें वो क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं उसको भी ना, जो जैसे हमारा तो तिब नबी होता है ना, तिब कहते हैं, एक इंडियंस का भी होता है, उस खित्ते का है वो बेसिकली वो सारा। ऐसे ही तरह का आयुर्वेद। सर इन सब में बहुत बहुत पेचीदा इलाज जो है मौजूद रहे, क्योंकि ये खित्ता इल्म के से बड़ा मशहूर रहा है, बड़ा जरखेज़ रहा है। यूरोप तो बहुत बाद में कहीं जाके तरक्की की है सर। यूरोप तो जाहिल, इस दुनिया का सबसे जाहिल खित्ता जो है ना, वो यूरोपियन खित्ता कहलाता था। डार्क एजेस यूरोप में आई हैं, सब कॉन्टिनेंट में कभी डार्क एज नहीं आई है। लेकिन क्या हुआ कि कब्र में लेके चले गए, कोई आग में लेके साथ उतर गया, क्योंकि कब्र में लेके साथ उतर गया। हमने शेयर नहीं किया। हम लोग ना बड़े वो इस मामले में खसीस साबित हुए, इल्म के मामले में। अच्छा, हम शेयर ना करने का एक रीज़न भी है ना, मैं बताऊं। उसमें ये कि यार देखो, फ़र्ज़ करो मैं इसलिए लोगों में इंटेलेक्चुअल कहलाया जाता हूँ क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। अगर मैंने ये नॉलेज ट्रांसफ़र कर दी तो यार वो सब इंटेलेक्चुअल बन जाएंगे, मेरी इम्तियाजी हैसियत क्या रह जाएगी? यार ये छोटी सोच है बहुत ज़्यादा लोगों है यार, ये भी है लिटरली। हालांकि नॉलेज शेयरिंग से बढ़ती है। हाँ ऐसा ही है। आप जो है वो लोग सामने वालों से सीखते हो बहुत सारी चीज़। मैंने ना अपनी स्टूडेंट लाइफ में इतना नहीं सीखा जितना मैंने टीचिंग करियर में सीखा है, और अपने स्टूडेंट से, उनके सवालों से। यार मुझे मैं ना तुम्हें बताता हूँ मज़े की चीज़। मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था, लड़कियों का कॉलेज था, और वहाँ ना थोड़ा ज़रा लेस प्रिविलेज्ड एरिया में कॉलेज था। वहाँ बच्चियाँ बेचारी गरीब बच्चियाँ आती थी। तो मैं वहाँ एक स्टैट्स का एक टॉपिक पढ़ा रहा था। अच्छा हुआ ये टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते मैंने उन बच्चों को होमवर्क दिया। उस बुक में ही एक्सरसाइज गिवन थी एक, मैंने होमवर्क दिया। मैंने कहा भाई ये कल आप लोग होमवर्क करके आएंगे। उसमें मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो मैंने क्लास में पढ़ाया ही नहीं था। अच्छा, सब बच्चे चले गए। अगले दिन बच्चे आए तो सब बच्चों ने कह दिया सर ये वाला क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहा था, तो हम नहीं कर सके। पुरानी बात है। एक लड़की थी, उसने बोला सर मैंने जो है ये क्वेश्चन कर लिया। मैंने कहा मुझे क्वेश्चन दिखाओ क्या। अब वो क्वेश्चन मैंने देखा ना कि ऑन स्पॉट मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा वो, मतलब वो थोड़ा मुश्किल था टॉपिक। मैंने उस लड़की से कहा, मैंने कहा आपने कैसे सॉल्व किया? बोल रही है सर मुझसे भी नहीं हो रहा था, मेरे बाबा के कोई जानने वाले हैं, उनका बेटा है, उसने PhD की हुई है, तो मैं उनके पास गई। मैंने बोला कि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, तो उन्होंने मुझे इस तरह सॉल्व करके दिखाया। अब मैंने वो सॉल्यूशन देखा, बस वो एक क्लिक करनी थी एक चीज़, वो मुझे फ़ौरन समझ आ गई कि हाँ ये ऐसे होगा। मैंने कहा भाई, मैंने उस बच्ची को उसी वक्त कहा, मैंने कहा बेटा आज से तुम मेरी टीचर हो। ये चीज जो है ना मैंने तुमसे सीखी है। आपके मुंह से बात सुन, अल्लाह माफ करे कारी साहब। यार तुम लोग मुझे बहुत वो करते हो, मैं तुम लोग मुझे बहुत जो है ना, ये लोग भी बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरे। ये हमारी क्या मजाल, हम सिंपल ग्रेजुएट एक PhD का मजाक। लेकिन लोग इतनी है तो नहीं। एग्जैक्टली। तो यार वो मैंने उससे सीखा। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स। मज़े की बात यह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल की नई जनरेशन को बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, उनकी हौसला शिकनी कर रहे होंगे। यार क्लास में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना उन बच्चों की तरफ से, मैं कहता हूँ बेटा इस एज में ना हम लोग इस लेवल पे नहीं थे। यार हमारी जेन ज़ी बहुत काबिल है, हाँ ठीक है, बस इसलिए डर लगता रहता है ना कि इनकी काबिलियत किसी गलत तरफ ना चली जाए, हाँ। शॉर्टकट्स की तरफ ना जाए, इल्म की तरफ महदूद रहे। ये होना चाहिए। कंटेंट किस तरह का कंज्यूम करते हैं ये मैटर करता है, क्योंकि एक तो काबिल है और फिर शिद्दत बेमुहार भी है कि मतलब कोई प्राइवेसी नहीं है ना, इनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे ना तो फिर ये काबिलियत जो है ना वो सैलाब बन के खुद ही इंसान को ले डूबती है। कंट्रोल करना ज़रूरी है, कंट्रोल भी नहीं, इनफैक्ट डायरेक्शन देना ज़रूरी है। हाँ यार ये डायरेक्शन है, आप इस तरफ जाएं, ये बेहतरीन डायरेक्शन है। अच्छा कंट्रोलिंग नहीं कंट्रोल करना है वो थोड़ा बुरी बात हो जाएगी मेरे ख्याल में,
बट डायरेक्शन तो दी जा सकती है ना यार, कि अच्छी डायरेक्शन की अगर तरफ तुम मोड़े उस एज के उस हिस्से में हो जहाँ पे तुम्हें अभी फिलहाल अच्छे बुरे की इतनी तमीज़ नहीं है जितना तुम्हें आज से, अब मतलब तुमसे 40 साल बड़े 30 साल बड़े शख्स को हो, अगर वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो क्या बुराई है इसमें? कई साहब, शायद मैंने आपसे भी दफ़ा जिक्र किया था इस बारे में कि आपने मुझसे एक दफ़ा पूछा था कि यार जहांगीर, वो जो तूने 18 साल की उम्र में एक फ़ैसला लिया था, तो तुझे रिग्रेट होता है या नहीं होता? हाँ, तो फिर डाटा की बात आ गई। मैंने आपसे तब भी ये कहा था कि 18 साल की उम्र में जहांगीर का दिमाग जितना काम करता था, जितना जहांगीर का विजन था, सबसे अच्छा डिसीजन उसने उस हिसाब से बेहतरीन फैसला लिया। वो अलग बात है कि आज 33 साल जहांगीर जो है, वो कहता है कि शायद वो फैसला ना लिया जाता या वो काम ना किया तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन मैं उस जहांगीर को मलून नहीं करता इस मामले में कि यार जहांगीर, यार तो मैंने माजी में बहुत गंदा फैसला कर लिया वगैरह। ना ना ना, उस जहांगीर ने अपने हिसाब से बेहतरीन फैसला लिया। मुझे ये भी थोड़ा सा होता है ना कि मुझे भी जब कोई 18 साल की जहांगीर को कोई बड़ा मशवरा देता था ना किसी मामले में, तो मुझे लगता था कि नहीं यार, ये तो अपने इसके जो है लाइफ बोरिंग है और मेरी बोरिंग करना चाहता है, तो नहीं समझता था। तो इसलिए मुझे किसी को मशवरा देते भी ना थोड़ी सी शर्म भी महसूस होती है कि इस उम्र में मैं भी नहीं समझता था कि कुछ चीज़ें ठोकरे खा के ही समझ आती हैं। आप ज़माने की धूप जब तक आपके सर पे नहीं पड़ती ना, तब तक दिमाग काम करना शुरू नहीं करता। हाँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है किसी नौजवान को जो है कोई तकलीफ़ें ना बर्दाश्त करनी पड़े, वो अपने से बड़ों से मशवरे लें कि ऐसी कौन सी गलती जो उन्होंने की वो हमें नहीं करनी चाहिए। पर शायद वो एज ही ऐसी है, वो खून ही ऐसा जोश मार रहा होता है कि मशवरा लेना किसी को पसंद ही नहीं होता। तो बात फिर वही डाटा शेयरिंग तो होनी चाहिए फिर। हाँ। यहाँ पे भी हो, अच्छा बच्चे इस शेयरिंग को पसंद नहीं कर रहे, बड़े ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। अच्छा ये जो गैप है ना, ये जो जनरेशन गैप है, ये बहुत बड़ा मसला है कि हमारे जो बूढ़े हैं वो अपनी उस मालूमात को, उन एक्सपीरियंसेस को जो उन्होंने 40 साल पहले 50 साल पहले हासिल किए थे हमारी एज में, वो हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो आज इररेलेवेंट हो चुके हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा काजी साहब कि मुझे लगता है शायद मैं भी अब उम्र के उस हिस्से में आ चुका हूँ कि जहाँ हम आने वाली टेक्नोलॉजीज़ को ना उतनी तेज़ी से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे जितनी तेज़ी से वो आ रही हैं। ओह यार, ये बहुत बड़ा हम जब challenge है। सीख रहे थे ना, मतलब 7 से 14 साल की उम्र होती है सीखने की, दिमाग को नशोनुमा पाने की, वो आने की, तो उस वक्त ना बहुत स्लोली डेवलपमेंट हो रही थी चीज़ें। हमने स्लोली हमारा दिमाग भी फिर स्लोली चीज़ों को एक्सेप्ट करना कबूल हुआ। आज की जो जनरेशन जी है जिसे हम कहते हैं सर, ये जब 7 साल के थे ना, मतलब कि आज से आप 7 साल पीछे चले जाएं, लगभग कितने हो जाएगा, 2016 पे चले जाएं या 2012 पे आप चले जाएं, सब बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होना शुरू हुई है, दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की करना शुरू हुई है। तो इनका दिमाग भी जो है ना वो उसी हिसाब से ट्रेन है, तेज़ी से चीज़ों को एक्सेप्ट करना, कबूल करना। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों पे हमसे जल्दी पहुंच जाते हैं जिसे हमें कबूल करने में दिक्कत होती है। तो ये जो जनरेशनल गैप आ गया है ना, इस पर हमें खुशी भी होती है कि चलो बच्चे बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं, पर थोड़ी सी परेशानी भी होती है कि यार ये डायरेक्शन गलत की तरफ ना चले जाए, तेज़ रफ्तारी में कहीं वो अपना डायरेक्शन गलत सेट पे ना ले जाए। ये बड़ा थोड़ा सा ना परेशानी होती है। अगर आपने किसी यंग एज में 14-15 साल की उम्र, 16 साल की उम्र या 20-25 भी, जिसमें आपके एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा ना यार हो, 20-25 साल का मुझे बच्चा क्यों इतना बच्चा लगने लग गया यार? यार छोटे ही हैं, पता है है क्या? ना। मैं मुइस से उस दिन बात कर रहा था, मुइस ने भी बात की इनफैक्ट, कि यार पहले ना हर बंदा जो मिलता था ना वो हमसे बड़ा होता था। हाँ, यार ये क्या है? भाई अब जो मिल रहा छोटा मुंह में एक तकल्लुम आ गया, बेटा बच्चे बेटा। हाँ। यार मेरे साथ ना एक बड़ा ज़बरदस्त सीन हुआ, मैं बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने एक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, तो मेरी पहली क्लास थी। मैं वहाँ गया, 2 साल पुरानी बात होगी। तो वहाँ पे ना मैं क्लास में घुसा, तो 5 मिनट क्लास होने में रह गए थे। मैं वहाँ गया, जाके मैं ऐसी चेयर पे बैठ गया, स्टूडेंट्स वाली ना। तो वो स्टूडेंट्स आए, वो एक लड़की वहाँ स्टूडेंट थी, वो बोल रही है कि ना पंखा खोल दो ज़रा ना। तो मैंने वो देखा, मैंने बोला आप खोल लें। तो वो बोल रही है कि ज़रा सी मौत आ जाएगी अगर पंखा खोल दिया, और ये और वो ना, उसको नहीं पता। खैर वो उसने जाके पंखा किसी और लड़के ने खोल दिया। मैं उठ के जब स्टेज पे चढ़ा ना, मैंने कहा भाई मैं आपका टीचर हूँ ये वो। तो बड़ी शर्मिंदा हुई आके, उसने मुझे बोला सर मुझे नहीं पता था, मैं आपको स्टूडेंट समझी। अब मैं मैं जल रहा हूँ सर। अच्छा, मैं दिल में बड़ा खुश ना, मैंने कहा यार अभी आपका भाई। अच्छा, क्लास लेके मैं निकला, फिर मैं घर के पास आया, मैंने बोला चलो फ्राइज़ खाते हैं ना। मैं फ्राइज़ लेने के लिए रुका, तो फ्राइज़ का वाला बंदा जो तैयार कर रहा था वो होगा 26-27 साल का। उसने फ्राइज़ तैयार किए, फ्राइज़ तो बोला ये ले अंकल आपके फ्राइज़। तू ही खा। अबे मैंने बोला थोड़ी देर तो खुश होने देता यार। नहीं गाइस, अब हम ना चाहते हुए मैच्योरिटी में जा रहे हैं।
इसलिए लगता तो नहीं था कि यार हम भी हाँ जाएंगे, यार वो सही था नहीं। बट हम जा रहे हैं। मैं हमें इसी पे आज का एपिसोड के अख्ताम करते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। मज़ा आया सर आपसे बात करके, हमेशा ही मज़ा आता है, आज ही मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ हमारे एक्सपीरियंस से सीखा होगा, और जो भी आपकी राय हो वो लाजमी दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो जो की चीज़ें होती हैं वो कीजिए। हम भी रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं इस चैनल को, हमारा साथ दीजिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।